Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine. I am Aarti Jain and I welcome you all to my YouTube channel. Now restart. स्टूडेंट्स, हमने क्लास 10th का चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स शुरू किया हुआ है, जिसके अंदर हमने एसिड्स एंड बेस कवर कर लिया है, जिसके अंदर हमने एसिड्स एंड बेसिस के डिफरेंसेस, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये सब चीज़ें पढ़ी थी। उसके बाद हमने सॉल्ट स्टार्ट करा था प्रीवियस वीडियो में। उसके अंदर हमने सोडियम क्लोराइड पढ़ा था। सोडियम क्लोराइड के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं हमारे इंडस्ट्रियल एंड केमिकल इंडस्ट्रीज़ में, है ना। और उसके अंदर हमने सोडियम क्लोराइड का कॉस्टिक सोडा पढ़ा था और ब्लीचिंग पाउडर हमने पढ़ा था। स्टूडेंट्स, उसी सेशन को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे और सोडियम क्लोराइड के ही कुछ और बाय प्रोडक्ट्स जैसे कि वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और आज ये चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए जल्दी से रीस्टार्ट करते हैं अपने एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स की जर्नी को आज के टॉपिक बेकिंग सोडा के साथ, ठीक है बच्चों। तो बेकिंग सोडा क्या होता है? क्या होता है बेकिंग सोडा? आप लोगों ने कई बार घरों में अपने मम्मा को देखा होगा कि वो जब पकोड़े बनाती हैं तो वो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करती हैं ताकि वो टेस्टी क्रिस्पी बन जाए, है ना। और भी कई बार अगर आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा फास्टर कुकिंग के लिए भी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम घर में छोले बनाते हैं तो उनको उबालने में बहुत टाइम लगता है, तो अगर उनको जल्दी उबालना है तो उसके लिए भी हम थोड़ा बहुत बेकिंग सोडा डाल देते हैं, तो उनकी भी फास्टर कुकिंग हो जाती है ना। तो इन सब कामों के लिए बेकिंग सोडा हमारे किचन में यूज़ होता है। अभी तक हमें बस इतना ही पता है ना। तो आज हम इसकी जो है केमिकल यूजेस, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है बच्चों। तो बेकिंग सोडा जो है इसका केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। और यहीं से ही इसका केमिकल फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सोडियम मतलब Na, हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका केमिकल फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसकी प्रोडक्शन कैसे होती है, इसको हम किस तरीके से मैन्युफैक्चर करते हैं वो समझते हैं, ठीक है। ये कैसे मैन्युफैक्चर होता है? ये एक बाय प्रोडक्ट है सोडियम क्लोराइड का ही, ठीक है। हमने सोडियम क्लोराइड लिया, उसके अंदर हमने वाटर डाला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाली और एमोनिया गैस डाली। हमने ये 4 चीज़ें डाली। ये 4 हमारे रॉ मटेरियल्स होते हैं जिसमें NaCl एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल है, ठीक है। तो चारों के नाम हम दोबारा बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एमोनिया, ठीक है। दोबारा बोलने से क्या है, ये हमारे माइंड में फिक्स हो जाएगा, ठीक है। ये चारों हमने लिए और उससे हमारे पास क्या बना, एमोनियम क्लोराइड, ठीक है। ये एमोनिया और क्लोरीन मिक्स होके क्या बन गए, एमोनिया क्लोराइड। ये एक बाय प्रोडक्ट है एमोनियम क्लोराइड। एंड उसके साथ साथ हमें और क्या मिला, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जनरल लैंग्वेज में बेकिंग सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बेकिंग सोडा कहते हैं। जो इसका ये जो है आपका नॉन करोसिव माइल्ड सा बेस होता है। ये क्या होता है आपका, इट इज अ माइल्ड नॉन करोसिव बेसिक सॉल्ट, है ना। सॉल्ट है ना ये हमारा, तो ये बेसिक सॉल्ट होता है। मतलब इसकी जो pH है वो 7 से तो ज़्यादा ही होगी, तो इसकी pH जो है 8 और 9 के बीच में लाई करती है, 8 और 9 के बीच में लाई करती है, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई इसके बारे में, है ना। बेकिंग सोडा हम ज़्यादातर, जैसे कई बार पेट में दर्द होता है, एक्सेस ऑफ एसिड बन जाता है, तो उसको भी न्यूट्रलाइज करने के लिए मम्मा क्या देती हैं, हमें बेकिंग सोडा देती हैं, ठीक है, ताकि वो क्या कर दे, ये बेस जो है, जो एक्सेस ऑफ HCl हमारे स्टमक में बना है उसको न्यूट्रलाइज कर दे और हमें पेन से रिलीफ दे, ठीक है। तो चलिए जल्दी से करते हैं हम इसके यूजेस को। यूजेस करने से पहले इसकी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो आप देख लीजिए कि जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, ठीक है, हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट मिलता है। सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर
मिलता है और साथ में सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर मिलता है, जिसको हमारा जनरल जो नेम है सोडियम कार्बोनेट का वो है वॉशिंग सोडा। क्या है बच्चों? वॉशिंग सोडा, जिसको हम जो हमारा अगला टॉपिक है। ठीक है, तो यहीं से ही उसकी भी शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, ये हम अगले टॉपिक में अभी डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम आते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के यूजेस पे। ठीक है, तो जल्दी से हेडिंग डालिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के यूजेस, यानी कि बेकिंग सोडा के यूजेस। सबसे पहले तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट यूज जो है वो है फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। ये बेकिंग पाउडर बनाने के काम आता है, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। कैसे? बेकिंग पाउडर बनाने के कैसे काम आता है मैम? ये इस वाली प्रॉपर्टी को आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको आप स्टार डाल लीजिए और एक हार्ट बना लीजिए, क्योंकि ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ज़्यादातर एग्जाम्स में ये आ ही जाती है। ठीक है, तो ये बेकिंग पाउडर कैसे बनता है? बेकिंग पाउडर बनाने के लिए हम लोग लेते हैं बेकिंग सोडा और उसके अंदर हम लोग मिक्स कर देते हैं कोई भी एक एडिबल एसिड। एडिबल मतलब जो हम खा सकते हैं। ठीक है, अब जब इन दोनों का मिक्सचर होता है उसे हम कहते हैं बेकिंग पाउडर। इन दोनों के मिक्सचर से हमें क्या मिलता है बच्चों? बेकिंग पाउडर मिलता है। ठीक है, तो जैसे मान लो बेकिंग सोडा का तो हमें पता ही है फॉर्मूला NaHCO3, और एडिबल एसिड में से हमें H पॉजिटिव आयंस मिलेंगे। मान लो ये मैंने टार्टरिक एसिड ले लिया, कोई भी एसिड मैं ले सकती हूँ। ठीक है, किसी भी एसिड से H पॉजिटिव आयंस आ सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर एंड अ सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। ये हमें 3 चीजें मिलेंगी, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्यों? क्योंकि इट कॉजेज द ब्रेड एंड केक टू rise and make them soft and spongy। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम बेकिंग पाउडर को अपने फूड आइटम्स में डालते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और इसी गैस की रिलीज की वजह से जैसे हमारे केक बनते हैं या ब्रेड बनती है, उनमें हम डालते हैं मैदा के अंदर, ताकि वो क्या करें, वो राइस, उनका जो डो है वो क्या हो जाए, राइज हो जाए, फ्लफी बन जाए, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बन जाए। तो इसीलिए हम उसके अंदर क्या डालते हैं बच्चों, बेकिंग पाउडर डालते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। तो आई होप ये वाली प्रॉपर्टी अब आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी, है ना। अब आपका सेकेंड पॉइंट आता है कि इट इज यूज्ड एज एन ingredient in एंटासिड्स मतलब कि जो हमें एसिडिटी से रिलीफ करवाएं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि ये बेस होता है। क्योंकि ये बेस होता है तो हमारे स्टमक में जो HCl एसिड होता है वो एक्सेस में हो जाता है, अगर ओवर ईटिंग की वजह से या इनडाइजेशन की वजह से, तो उसको वो बेस जो है, जो हमारा बेकिंग सोडा है, वो क्या कर देता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और हमें रिलीफ देता है। ठीक है बच्चों, आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। और थर्ड आता है इट इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स, यानी कि ये जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं जो आग बुझाने के काम आते हैं, उनमें भी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है। दिस कंप्लीट्स योर टॉपिक बेकिंग सोडा। आई होप ये टॉपिक अब आपको आसान लगना शुरू हो गया होगा, है ना। तो चलिए अब हम अगला टॉपिक करते हैं, वॉशिंग सोडा। ठीक है बच्चों, अब हम अगला टॉपिक कंटिन्यू करते हैं अपना, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है? अभी हमने पढ़ा था वॉशिंग सोडा के बारे में कि वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से, यानी कि वो बेकिंग सोडा से ही मिलकर बनता है ना। बेकिंग सोडा को जब हम हीट करते हैं तो क्या मिलता है हमें, सोडियम कार्बोनेट मिलता है। तो अगर मैं वॉशिंग सोडा की केमिकल नेम की बात करूं तो वो होता है सोडियम कार्बोनेट, लेकिन हाइड्रेटेड होना चाहिए।
ठीक है, यानी कि इसका जो फॉर्मूला है वो ये होगा और उसके अंदर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी होंगे। इन्हें हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब मैम ये क्या होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये हमारा इससे अगला टॉपिक है, ठीक है, वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, तो इसे मैं उसमें आपको समझाऊंगी, ठीक है। फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, ठीक है। तो इसकी प्रोडक्शन कैसे हुई, प्रोडक्शन कैसे हुई, अगर हम कहें कि ये सोडियम क्लोराइड से कैसे बनता है, तो सोडियम क्लोराइड से पहले सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाना पड़ेगा आपको, फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम क्या करवाते हैं बच्चों, हीट करवाते हैं, जिससे हमारे पास क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर बनता है। फिर इस सोडियम कार्बोनेट के अंदर है ना हम 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर डालते हैं, ठीक है, उसके अंदर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर डालते हैं और उसके बाद हमारे पास क्या बनता है, वॉशिंग सोडा बनता है। उसके बाद हमारे पास क्या बनता है, वॉशिंग सोडा, ठीक है बच्चों। आई थिंक इसकी मैन्युफैक्चर आपको क्लियर हो गई। यहाँ पे हम सोडियम कार्बोनेट लिखेंगे, यहाँ पे हम सोडियम कार्बोनेट लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम वॉशिंग सोडा लिखेंगे या फिर हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट लिखेंगे। इतना टॉपिक क्लियर हो गया अब आप लोगों को, है ना। अब हम आगे आते हैं, इसके अंदर इसके भी यूजेस हैं। तो इसके क्या क्या यूजेस हैं, इसके क्या क्या यूजेस हैं। पहला यूज तो इसका ये है कि इट इज यूज्ड एज a cleaning agent for domestic purposes, यानी कि घरों में हम लोग क्लीनिंग एजेंट की तरह इसको यूज करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, वाटर की हार्डनेस को रिमूव करके उसको सॉफ्ट बनाता है और कपड़ों की भी अच्छे से धुलाई कर सकता है, अच्छे से उनको क्लीन कर सकता है, डीग्रीस कर सकता है, ठीक है, सारे स्टेन्स वो खत्म कर सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हम ये भी कह सकते हैं इट रिमूव्स द permanent hardness of water, it removes the permanent hardness of water, ठीक है। और ये क्या काम आता है, it is used in glass, soap and paper industry, ठीक है। ग्लास बनाने के काम आता है, सोप बनाने के काम आता है और पेपर बनाने के काम में आता है। एंड लास्ट इज it is used to make borax। बोरेक्स क्या होता है, बोरेक्स एक वाइट कलर का एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जो कि ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम आता है, प्रिजर्वेटिव की तरह काम आता है, लेकिन क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड है इसीलिए अभी आपके सिलेबस में नहीं है। उसके बारे में सिर्फ इतना ही कि वॉशिंग सोडा की हेल्प से आप लोग बोरेक्स बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। इतनी चीज़ अब आपको समझ में आ गई, तो दिस कंप्लीट्स योर टॉपिक वॉशिंग सोडा, ठीक है। अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक आता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो आप लोग हेडिंग डालिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जब भी आप किसी भी सॉल्ट को छूते हैं तो क्या वो वेट लगते हैं आपको, क्या वो गीले गीले लगते हैं, नहीं लगते, वो क्या होते हैं आपके ड्राई से होते हैं, लेकिन जो उनका कलर होता है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स की वजह से ही होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक टेस्ट ट्यूब लूँ और उसके अंदर मैंने क्या ले लिया, कॉपर सल्फेट ले लिया, ठीक है, ये मैंने क्या ले लिया, कॉपर सल्फेट ले लिया, ठीक है। कॉपर सल्फेट का जो ये ब्लू कलर है, वो किसकी वजह से है, क्योंकि इसके अंदर 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, जिसकी वजह से ये ब्लू कलर आता है। जब हम इसको हीट करेंगे तो ये पानी जो है उड़ जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से सिर्फ कॉपर सल्फेट बचेगा, जिसे हम कहेंगे एनहाइड्रस
कॉपर सल्फेट, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। तो क्या इसका कलर भी ब्लू होगा? नहीं, इसका कलर होता है वाइट। वाइट कलर का ये पाउडर होता है। यानी इसको अगर मैं हीट करवाऊं और यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब लगा दूं तो यहाँ पे मुझे पानी के ड्रॉपलेट्स मिलेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मुझे क्या मिलेंगे? पानी के ड्रॉपलेट्स मिलेंगे। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या मैं इस एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में दोबारा से पानी डाल दूं? सॉरी, अगर मैं दोबारा से पानी डाल दूं तो क्या दोबारा से इसका ब्लू कलर आ सकता है? क्या दोबारा से ब्लू कलर आ सकता है? जी हाँ, बिल्कुल आ सकता है। ब्लू कलर रीअपियर्स, ब्लू कलर रीअपियर्स। इतनी बात समझ में आ गई आप सब लोगों को, है ना? तो ये होते हैं आपके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब एक और कंपाउंड है, एक और केमिकल है जिसमें हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पढ़ेंगे। ठीक है, पहले वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो हेडिंग डालिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और उसकी डेफिनेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की? डेफिनेशन है कि these are the fixed number of water molecules present in a salt, present in an anhydrous salt, in an एनहाइड्रस सॉल्ट भी लिख सकते हैं। एनहाइड्रस सॉल्ट में ये होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप कॉपर सल्फेट दे सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर एक और आता है आपका कंपाउंड जिसे हम कहते हैं जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? इसे भी आप स्टार और हार्ट दे सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिप्सम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हुए। ठीक है, जब हम इसे हीट करवाते हैं तो ये क्या करता है? अपने वाटर मॉलिक्यूल को लूज कर देता है। तो ये क्या बन जाता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये क्या, और यहाँ से 1.5 मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। तो ये हो गया हमारा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी मतलब आधा, हेमीहाइड्रेट, जिसे हम जनरली POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कह सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कह सकते हैं। इतनी चीज समझ में आ गई। अब अगर मैं इस प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर दोबारा से 1.5 मॉलिक्यूल में वाटर का, 1.5 मॉलिक्यूल वाटर का डाल दूं तो क्या मेरे पास दोबारा से जिप्सम आ जाएगा ना? और जो ये जिप्सम होता है ये क्या होता है? हार्ड होता है। ये क्या होता है? हार्ड सॉलिड मास होता है। ठीक है बच्चों, और ये जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको मैं POP लिख रही हूँ, ये आपका वाइट कलर का सॉलिड होता है। ठीक है, अब अगर हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं फ्रैक्चर्ड बोन्स में अगर मैं कवर करवा रही हूँ उसको, तो वो हमारे प्लास्टर लगाता है, वो हमारा क्या होता है? मॉइस्ट होता है। लेकिन जैसे ही वो सॉलिडिफाई करता है यानी कि सूख जाता है, तो उसके पास क्या हो जाता है? उसके अंदर पानी डाला हमने और लगा दिया उसको, फ्रैक्चर का ऊपर हमने प्लास्टर लगा दिया। अब वो क्या बन गया? वो हार्ड हो जाता है थोड़ी देर बाद, यानी कि वो क्या बन गया? आपका जिप्सम बन गया। ठीक है बच्चों, और POP की तो आपको बहुत सारे यूजेस आपको पता ही हैं, आप लोग खुद लिख सकते हैं कि वो डेकोरेटिव मटेरियल बनाने के काम आता है, टॉयज बनाने के काम आता है ना? हमारे सीलिंग्स पे, वॉल्स पे जो POP करवाई जाती है, बहुत सारी डेकोरेशंस करवाई जाती हैं, वो किसकी वजह से होती हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस की वजह से ही होती हैं। अब मैम इसके अंदर आधा मॉलिक्यूल वाटर, कुछ समझ नहीं आया। आधा मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कैसे हो सकता है? क्या होता है कि 2 मॉलिक्यूल कैल्शियम सल्फेट के जो है 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को शेयर करते हैं। क्योंकि हम उस चीज़ को लिख नहीं सकते तो इसलिए हमने 1 कैल्शियम सल्फेट के साथ हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर दिखाया है, जिसे हम लोग POP कहते हैं। आई होप ये चीज़ें अब आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी।
है ना, चीज़ें आसान लगनी शुरू हो गई होंगी। एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट सब कुछ भी नहीं लग रहा होगा, बहुत इजी सा चैप्टर लग रहा होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है प्लीज़ डू लेट मी नो इन माय कमेंट सेक्शन। ठीक है बच्चों, ये आपका आज चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको मेरे समझाने से, मेरे पढ़ाने से कोई हेल्प मिलती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस की जो है टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।